हेलो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 11 की दूसरी हेडिंग पढ़ाई जा रही है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके पहले भाग अर्थात प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बता दिया है। फिर दूसरे भाग अर्थात क्लोनिंग संवाहक के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम बताएंगे आपको तीसरे भाग के बारे में, जो है सक्षम परपोषी अतिथेय के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सक्षम परपोषी अतिथेय क्या होता है, जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक का एक साधन है। देखें ध्यान से, सक्षम परपोषी अतिथेय पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। ठीक है, इससे पहले आपको हमने बताया था कि जब एक जीन या डीएनए खंड को, ठीक है, जब एक जीन या डीएनए खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, उचित वेक्टर से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु, पौधे और जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, जब आप एक जीन या डीएनए खंड को उचित संवाहक में जोड़ देंगे, उसके बाद इसे आप जीवाणु में ट्रांसफर करेंगे, या तो पौधे में करेंगे, या फिर जंतु परपोषी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां पर यह गुणित होता रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जो हमारा सक्षम परपोषी अतिथेय होगा, जिसमें हमको ट्रांसफर करना है, जिसके अंदर हमें डालना है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सक्षम परपोषी अतिथेय के बारे में देखें ध्यान से। चूंकि डीएनए जो होता है वह जलरागी अणु है, हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, डीएनए जो है वह जलरागी अर्थात हाइड्रोफिलिक अणु होता है, इसीलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर क्रॉस नहीं कर सकता है, कोशिका झिल्ली से होकर गुजर नहीं सकता है। क्यों? आइए देखते हैं इसके बारे में। जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हुए सक्षम बनाए जाए। तो आप देख रहे हैं कि जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए, जीवाणु के अंदर आपको प्लाज्मिड को डालना है, तो उससे पहले यह जरूरी है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए को लेने के लिए सक्षम बनाया जाए, ताकि जीवाणु कोशिका उस डीएनए को ले ले, उसे सक्षम बनाया जाए। ठीक है, जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पहले यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजक धनायन, डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम के विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका के अंदर डीएनए को डालने से पहले उसको सक्षम बनाया जाता है, उस योग्य बनाया जाता है कि उसमें डीएनए को या प्लाज्मिड को वह एक्सेप्ट करे। इसके लिए पहले द्विसंयोजक धनायन, डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम Ca2+ के विशिष्ट सांद्रता के साथ प्रोसेसिंग किया जाता है, संसाधित किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है। ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, उसके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वे थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़ा स्पेस उसमें क्रिएट हो जाता है, जिससे जीवाणु उसमें आसानी से जीवाणु के डीएनए जो है वह जीवाणु की कोशिका में आसानी से इंटर कर जाता है, कैल्शियम आयन की विशिष्ट सांद्रता में प्रोसेसिंग करने के बाद। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ, ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले बर्फ में रखा जाता है। ऐसी कोशिकाओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले बर्फ में रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो जिस कोशिका में
पुनर्योगज डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंटर कराना है तो उस कोशिका के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ बर्फ में रखा जाता है। उसके बाद जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोशिका में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस ताप प्रघात पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ में रखा जाता है। ठीक है, ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीवाणु में इंटर कर जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जीवाणु में इंटर कराने के लिए पहले उसको डाईवैलेंट कैटायन अर्थात कैल्शियम के विशिष्ट सांद्रता में प्रोसेसिंग करते हैं ताकि जो पोर्स हैं, वे छिद्र हैं, वो ढीले हो जाए और उसमें वो इंटर कर सके। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ में रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है और पुनः वापस बर्फ में रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीवाणु में इंटर कर जाता है। ठीक है, तो यह एक तरीका हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में प्रवेश कराने का। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है, इसके अलावा भी विधि है। तो अगली विधि है आपका माइक्रो इंजेक्शन विधि। माइक्रो इंजेक्शन विधि, ध्यान दें, इसे सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहते हैं। सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है समझे ध्यान से। माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे डायरेक्ट जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर इंजेक्ट किया जाता है, अंतःक्षेपित किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के न्यूक्लियस के भीतर, केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी विधि है। दूसरी विधि जो है वह पौधों के लिए उपयोगी है। यह पहली विधि माइक्रो इंजेक्शन जंतु कोशिका के लिए उपयोगी है, लेकिन जो दूसरी विधि है वह पौधों के लिए उपयोगी है, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। देखें ध्यान से, दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। ठीक है, तो पौधों के लिए जो दूसरी विधि है उसमें कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है, जो अंतिम विधि है उसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो जो संवाहक हैं इनको जब कोशिकाओं को संक्रमित कराया जाए, इन संवाहकों से कोशिकाओं को जब संक्रमित कराते हैं, तब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीके के बारे में सीख चुके हैं। कैसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है।
अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा उन प्रोसेस के बारे में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में आसानी उपलब्ध कराते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।